नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल डाबरा क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के अलावा आपकी ये सभी क्लासें एप्लीकेशन पे भी मौजूद रहेगी। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आपकी एप्लीकेशन के कंटेंट के अंदर वो पूरा मैटर है। आज हम उसी सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो पाचन तंत्र। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के अंदर आप ये मान के चलिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम से कम हम कवर करेंगे 300 से प्लस क्वेश्चन। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपकी अधिकतर एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि इस टॉपिक के अंदर, तो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसकी सीरीज में सबसे पहला हम शब्द बात कर रहे हैं कि पाचन क्या है। पाचन आप किसको कहते हो, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि चैप्टर का नाम पाचन तंत्र है तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि पूरी कहानी डाइजेशन के ऊपर चलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाचन किसको कहते हो आप? ऐसा कोई शब्द नहीं साइंस के अंदर जिसकी डेफिनेशन नहीं हो, और उस डेफिनेशन को समझने के बाद में हम टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है आपका डाइजेशन। पाचन क्या है? तो देखिए, इस डेफिनेशन को पहले आप बहुत अच्छे से समझना, उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी आगे की कहानी। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, जब हम भोजन खाते हैं उस समय भोजन थोड़ा सा जटिल फॉर्म में होता है। अब वो जटिल फॉर्म कैसी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम भोजन खाते हैं तो उस समय भोजन थोड़ी सी जटिल फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारा शरीर उसका एब्जॉर्बेशन नहीं करेगा। जैसे आपने आलू खाया तो क्या शरीर डायरेक्ट आलू का एब्जॉर्बेशन करेगा? नहीं। चावल खाया डायरेक्ट एब्जॉर्बेशन होगा? नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जब हम भोजन खाएंगे तो वो थोड़ा सा जटिल अवस्था में होता है। तो भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, इसको हम बोलते हैं पाचन। बड़े ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, नहीं तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। देखिए, हम कह रहे हैं कि भोजन के जो जटिल अणु है, ये जटिल अणु जो है ये सरल अणुओं में चेंज होंगे, इसको आप पाचन कह रहे हो। लेकिन क्या भोजन के जटिल अणु अपने आप सरल अणुओं में टूट जाएंगे? क्या भोजन के जटिल अणु अपने आप सरल अणुओं में टूट जाएंगे? नहीं। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जरूरत पड़ती है पाचक एंजाइमों की। यह है सबसे काम की चीज, पाचक एंजाइम। देखिए विद्यार्थियों, एंजाइम क्या है मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन एंजाइम ही वो चीज है जो कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करेगा। बिना एंजाइम के भोजन का पाचन नहीं हो सकता है। तो अब आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बड़े ध्यान से सुनना, ये फाइनल डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं। पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में, ध्यान से सुनना, पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, इस प्रोसेसिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं विद्यार्थियों? डाइजेशन नाम दे रहे हैं। बिल्कुल आपको ये नोट करनी है डेफिनेशन, और जब तक परिभाषा नहीं समझ में आएगी तब तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है
सबसे पहले हमने बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वो वीडियो आपका एप्लीकेशन पे है। सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आप अपनी कॉपी में नोट करिए, और इंट्रोडक्शन के बाद सिलेबस का पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हमने सबसे पहले क्लियर किया है कि पाचन क्या है। इसको एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझा रहा हूं। मैं फिर आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि बिना एंजाइम के, जैसे आपने सुना होगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। ऐसे ही आपके आमाशय से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेनिन एंजाइम आमाशय से निकलता है, जैसे आपने सुना होगा पेप्सिन एंजाइम आमाशय से निकलता है, ऐसे ही आपने सुना होगा जटर लाइपेज एंजाइम आमाशय से निकलता है। ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से भी निकलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी ये है कि पूरे डाइजेशन के दौरान सबसे टॉप पे रहेगा एंजाइम। बिना एंजाइम के डाइजेशन नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारी परिभाषा ये है कि पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन के जो जटिल अणु है वो चेंज होंगे सरल अणुओं में। ये है हमारा डाइजेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। और आप इसे एप्लीकेशन का जो लिंक है इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए, और यदि ये चीज़ आपको समझ में आती है तो अधिक से अधिक आप लोगों के बीच में इसका बंटवारा करिए। बिल्कुल एक सरल लैंग्वेज में हम विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, और इतनी विज्ञान मैं आपको पढ़ा दूंगा जहां से आगे आप नहीं पढ़ सकते। कक्षा 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी में आपको कवर कराने जा रहा हूं। आप कक्षा 10वीं के लिए सोच रहे हो तो कक्षा 10वीं का बायोलॉजी आप उठा के देख लेना, शायद जो मैं पढ़ाऊंगा उसका 20% ही आपको मिल पाएगा क्लास 10th के अंदर, और 80% मैटर मैं आपका कवर कराऊंगा कक्षा 11वीं और 12वीं से। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं इसके जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में यदि समय रहा तो उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको YouTube पर फ्री प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपने माना कि कार्बोहाइड्रेट खाया है, जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, सर कार्बोहाइड्रेट में क्या लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है चावल। ध्यान से सुनना, जैसे सबसे पहले हमने ये मान के चलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपने चावल लिए। क्या मैं ये कहना चाहता हूं, क्या चावल आपने खाए और क्या इससे डायरेक्ट शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि चावल जैसे ही आप खाओगे, चावल के अंदर आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, और चावल में भी सबसे मेन आप ये कह सकते हो, चावल खाते ही आप कह सकते हो कि हमको यहां से क्या मिल चुका है, स्टार्च मिल चुका है। आपने चावल लिया मतलब आपको क्या मिला, स्टार्च। आपने चावल लिया मतलब आप समझ लीजिए आपको क्या मिला, यहां से स्टार्च। ध्यान से सुनना, कोई आपसे ये पूछे कि सर स्टार्च क्या है, कोई आपको छोटा सा ये शब्द पूछे क्या स्टार्च क्या है, क्या बोलोगे आप बोलना प्यारे विद्यार्थियों कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ये स्टार्च चावल में भी मिलता है, ये आलू में भी मिलता है, ये गेहूं में भी मिलता है, मक्का में भी मिलता है। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझना, आपने चावल खाए, आपको क्या मिला, स्टार्च। मतलब आपसे यदि कोई ये कहता है कि स्टार्च क्या है तो आप बोलना सर ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है। कहां से मिला, चावल में से। फिर सुनना, आपसे मैं ये पूछता हूं कि स्टार्च क्या है, आप बोलना कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन ये सबसे जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा
ये एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। बिल्कुल हल्का इतना सा तो नॉलेज आपको होगा। कार्बोहाइड्रेट भी मैं पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर वापस सुनना, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है। मोनोसैकेराइड सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइसैकेराइड उससे थोड़ा जटिल, पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ध्यान से सुनो, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है, मतलब सबसे जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमारा ये जो स्टार्च है ना, इसको हमारी कोशिकाएं डायरेक्ट नहीं ले सकती। स्टार्च को हमारी कोशिका डायरेक्ट नहीं ले सकती। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्च जो है सबसे पहले माल्टोज में टूटेगा। थोड़ा सरल हुआ, थोड़ा सरल हुआ, ध्यान से सुनना। स्टार्च सबसे पहले किस में टूटेगा? माल्टोज में टूटेगा। ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सबसे जटिल है, थोड़ा सरल हुआ, माल्टोज में बदल गया। ये मैंने क्या कहा उस लाइन को वापस सुनिए। कोई भी चीज टूटेगी तो तोड़ने में कौन सहायता करेगा? एंजाइम। तो मेरे भाई, स्टार्च अपने आप माल्टोज में नहीं टूटेगा। स्टार्च अपने आप माल्टोज में नहीं टूटेगा, इसको तोड़ेगा कौन? एंजाइम। कौन तोड़ेगा इसको? एंजाइम तोड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टार्च सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है किसमें? माल्टोज में। और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा वो करेगा आपका टाइलिन एंजाइम। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? टाइलिन एंजाइम। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज बिना एंजाइम के पाचित नहीं होगी। कोई भी पाचन होगा तो उसमें सहायता कौन करेगा? आपका एंजाइम। तो सबसे पहले स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन एंजाइम करेगा। किसमें पाया जाता है? लार में। ध्यान से सुनो, जैसे ही आपने चावल खाया, मतलब ये समझ ले हमने स्टार्च लिया है। आपने आलू खाया, समझ ले हमने स्टार्च ले लिया। आपने गेहूं खाया, समझ लीजिए आपने स्टार्च ले लिया। तो सबसे पहले स्टार्च किसमें कन्वर्ट होगा? माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? टाइलिन एंजाइम। क्या माल्टोज हमारी कोशिकाओं में चला जाएगा? नहीं, अभी भी ये सरल नहीं हुआ है, ये आगे और टूटेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो माल्टोज है ये ग्लूकोज में बदल जाएगा। स्टार्च ग्लूकोज, सॉरी, माल्टोज आगे किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। फिर कह रहा हूं, ये जो ग्लूकोज है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये सबसे पहले स्टार्च किसमें टूटा है? माल्टोज में। आगे माल्टोज किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज में टूट रहा है। पाचन क्या है? भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन। अब माल्टोज ग्लूकोज में टूटा है। फिर कह रहा हूं, क्या माल्टोज अपने आप ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा? नहीं, बिना एंजाइम के कोई चीज नहीं टूटेगी यहां पे। तो सर, माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? क्वेश्चन आया हुआ है रेल, ये भी क्वेश्चन आया है कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम। आया हुआ क्वेश्चन है। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? मेरे भाई, माल्टेज एंजाइम। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? माल्टेज एंजाइम। ये माल्टोज है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है ये माल्टेज एंजाइम है। छोटी आंत से निकलेगा ये एंजाइम, बताऊंगा आगे। अब
चीजें क्या हो रही है, पाचन पाचन पाचन, जटिल अणु सरल अणुओं में चेंज हो रहे हैं। सबसे जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, उससे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, उससे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का आगे पाचन नहीं होता है। और अब ये जो ग्लूकोज है मेरे भाई, ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का अवशोषण हो जाएगा और अवशोषण के बाद ये ग्लूकोज मेरे भाई हमारी कोशिकाओं में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में चला जाएगा। और जब ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचेगा तो हमें क्या देगा? ग्लूकोज से हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हमारी कोशिकाओं में डायरेक्ट स्टार्च नहीं पहुंचता है, माल्टोज भी नहीं पहुंचता है। हमारी कोशिकाओं में क्या जाता है? ग्लूकोज। हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को अवशोषित करती है, इन चीज़ों को अवशोषित नहीं कर पाती है। तो चीज़ें, जहाँ तक मेरा मानना है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होना, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, ये है पाचन। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है? फिर एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्टार्च क्या है, आप बोलोगे कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन सबसे जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। आपसे कोई पूछे माल्टोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन कैसा? डाइसैकेराइड है। इसके बाद में ग्लूकोज क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। ये सबसे जटिल था, ये थोड़ा सरल हो गया माल्टोज। ये सबसे सरल है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ही हमारी कोशिकाओं में जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। तो अब आपको ये चीज फाइनली समझ में आई होगी कि सर पाचन में होगा क्या। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, पाचन में होगा क्या? भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में चेंज होते ही चले जाएंगे। तो इस प्रोसेसिंग को हम नाम देते हैं पाचन। तो शायद ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसी पाचन से जुड़ी हुई एक अगला कंसेप्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, जितना सरल भाषा में हो सकेगा मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको ये चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप सोचते हो कि एक बार में डायरेक्ट चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार देखो चीज़ों को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 6 महीने तक ये वीडियो आपकी एप्लीकेशन पे रहेगी। कितनी भी बार देखो, नोट्स बनाओ, हर प्रश्न को लिखिए, और उसके बाद में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा इसके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको फ्री सॉल्व करवा दूंगा यूट्यूब पर जाकर। अब सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी पाचन के ऊपर। सीटेट में आया था, एक एग्जाम होती है, सीटेट का एक एग्जाम होता है, वहां पे एक क्वेश्चन आया था। कैसे पूछा था? क्वेश्चन ऐसे आया था, भोजन के पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रोसेसिंग प्रक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? कितने पदों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? अभी तो हमने पाचन शुरू ही किया है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे सीटेट, एक टीचरों के लिए एक एग्जाम होता है दिल्ली में, बहुत अच्छा एग्जाम होता है सेंटर लेवल पर, ये क्वेश्चन आया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भोजन हम खाते हैं ये प्रोसेसिंग कितने पदों में पूर्ण होती है? तो ये प्रोसेसिंग कुल मिलाकर 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। वो स्टेप कौन कौन से है, वो पद कौन कौन से है? 5 स्टेप वो कौन कौन से है? तो देखिए, सबसे पहले पहला जो स्टेप है
वो है भोजन का अंतःग्रहण। 5 स्टेप कौन कौन से है? सबसे पहले जो भोजन हम लेते हैं उसको बोलते हैं इनिगेशन, अंतःग्रहण। आप भोजन को ले रहे हो तो हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं भोजन का अंतःग्रहण हो रहा है। उसके बाद में जब भोजन को आप लेते हो तो अगले स्टेप में भोजन का पाचन होता है। इसके बाद में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चौथे नंबर पर एक शब्द और यूज कर रहा हूं, स्वांगीकरण, और आगे है बहिक्षेपण। ध्यान से सुनना, भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया है ये मेनली 5 स्टेप में कंप्लीट होगी। इंग्लिश में सुनना, जो भी भोजन आप ले रहे हो ना वो 5 स्टेप में उसकी प्रोसेसिंग पूरी होती है। ऐसे नहीं है कि आप तो खा लेते हो ठीक है सब कुछ चल रहा है जो चल रहा है, नहीं, जो भोजन आप लोगे वो 5 स्टेज पे होके गुजरेगा। कैसे कैसे? सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपने भोजन लिया, खा लिया, भोजन खाया, तो इसको बोलते हैं इनिगेशन, भोजन का अंतःग्रहण। सबसे पहले भोजन खाया मतलब हम बोल रहे हैं कि भोजन का अंतःग्रहण हुआ है। जैसे ही आप भोजन खाओगे, ब्लैक से ही लिख देता हूं, रेड से थोड़ी प्रॉब्लम आती है देखने में। जैसे ही भोजन खाया मतलब हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, भोजन का अंतःग्रहण किया है। उसके बाद में भोजन का दूसरे नंबर पर भोजन का क्या होता है, पाचन। भोजन का पाचन होगा, बहुत लंबी प्रोसेसिंग है। जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जा। जब भोजन का पाचन ही हो गया तो ऐसे थोड़ी है अरे भाई इतना कुछ हुआ है, स्टार्च माल्टोज में बदला है, माल्टोज ग्लूकोज में बदला है, अब ग्लूकोज को अवशोषित तो करिए, नहीं तो ग्लूकोज सुबह निकल जाएगा। नहीं, ग्लूकोज का अवशोषण करना है। बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज का अवशोषण होना चाहिए, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचना चाहिए ताकि हमको एनर्जी मिले। नहीं तो पता चला ग्लूकोज सुबह निकल के बाहर आ गया तो मतलब ही क्या हुआ पाचन का। भोजन क्यों खा रहे हैं? ऊर्जा के लिए, मरम्मत के लिए। तो आप जो भोजन खा रहे हो, भोजन का जब पाचन हो गया, भोजन से ग्लूकोज बन गया, तो अब उस ग्लूकोज को अवशोषित करेगा शरीर। मैं बताऊंगा कहां पे भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी में होता है, डूडोनियम में। तो जब भोजन का अवशोषण हो गया, अवशोषण हो गया भोजन का, जो भोजन आप खा रहे हो वो 5 स्टेप से गुजरेगा। सबसे पहले भोजन खाया, अंतःग्रहण हुआ। उसके बाद भोजन खा लिया तो भोजन का क्या होगा, पाचन। उसके बाद पचे हुए भोजन का क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण के बाद जब भोजन हमारी कोशिकाओं में जाएगा, भाई अवशोषण के बाद भोजन कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं में जाकर उसका और विघटन होगा, और विघटन होगा, और उससे हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, उसके बाद वो भोजन हमारी कोशिकाओं में जाएगा, उसका विघटन होगा और उससे हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो इस पद को हम बोलते हैं भोजन का क्या हो रहा है, स्वांगीकरण हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। जो भोजन अवशोषित हुआ है, ग्लूकोज अवशोषित हो गया, तो वो ग्लूकोज कोशिका में जाएगा और जब उसका टूटेगा, जब ग्लूकोज आगे और टूटेगा तो उससे ऊर्जा मिलेगी। तो आगे जब ग्लूकोज टूट रहा है, उसका विघटन हो रहा है, उससे ऊर्जा मिलेगी। तो इसके लिए जो पद यूज कर रहे हैं वो है भोजन का स्वांगीकरण। और लास्ट में खराब भोजन सुबह हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं,
तो भोजन का त्यागना, भोजन को त्यागना, अपशिष्ट भोजन को सुबह त्याग देंगे, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं भैक्षेपण। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कह रहा हूं, बात को समझिए। पहला क्वेश्चन, भोजन के पाचन की जो प्रोसेसिंग है कितने पदों में पूर्ण होती है? 5 पदों में। बात समझ में आई? सबसे पहले भोजन खाया, अंत ग्रहण होगा, उसके बाद भोजन का क्या होगा? पाचन, उसके बाद भोजन का क्या होगा? अपशोषण, अपशोषण के बाद वो भोजन हमारी कोशिकाओं में जाएगा, उसका विघटन होगा, उससे हमको ऊर्जा मिलेगी, भोजन का स्वांगीकरण बोलते हैं, और लास्ट में खराब भोजन सुबह शरीर से बाहर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं भैक्षेपण। तो जहां तक मेरा मानना है, चीजों को इतने सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं कि वो चीजें आपको 100% समझ में आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आ रही है तो कृपया करके आप ये मेरा साथ दीजिए कि अपनी जो एप्लीकेशन का लिंक है उसको आप अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए। एक ऐसी बायोलॉजी मैं आपको तैयार कराऊंगा तो उससे ज्यादा विज्ञान आप नहीं पढ़ सकते मेरे भाई। और साथ में हर टॉपिक के ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न आपको टॉपिक के तुरंत बाद यही एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और जहां तक यदि समय रहा तो उनका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे करा दूंगा। अब आते हम ओरिजिनलिटी में हम अब यहां से पाचन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ये 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो 2 भाग हैं? एक तो है आपका आहार नाल। मनुष्य का पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। एक तो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरे नंबर पर पाचक ग्रंथियां है, पाचक ग्रंथियां है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, मनुष्य का जो पूरा पाचन तंत्र है ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल क्या होता है बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा मुख्य, मुख्य गुहा, ग्रेसनी, ग्रेसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो ये वाली जो लाइन है, जैसे भोजन जा रहा है पाइपलाइन, पाइपलाइन, मुख्य, मुख्य गुहा, ग्रेसनी, ग्रेसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो ये तो है एलिमेंट्री के भाग। तो इन चीजों से जो नाम मैंने बोले हैं, इन चीजों से मिलकर तो क्या बनी है? एलिमेंट्री कैनाल। और इधर है आपकी पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में आपकी लार ग्रंथि है, आपका लीवर है, और पाचक ग्रंथियों में इसके अलावा आपको अग्न्याशय ग्रंथि पढ़नी है। तो 2 चीजें हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां मिलकर कौन सा तंत्र बनाती है? पाचन तंत्र बनाती है। तो अब यहां से हमारा मिशन शुरू होता है, और बिल्कुल आप एक्टिव हो जाइए। हर वीडियो आपको एप्लीकेशन पे एक अच्छी क्वालिटी के साथ में मिल जाएगी। हाँ, लाइव क्लास में यदि प्रॉब्लम हो रही है, डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आप लाइव क्लास के बाद में ये रिकॉर्डेड वीडियो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। अपने नोट्स खुद को बनाने हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, अपने नोट्स खुद को बनाने हैं, और साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन जहां ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, वहां पे मैं बताता चल रहा हूं, वहां पे क्वेश्चन वाचक का निशान आपको लगाना है। तो इतना सा आज के लिए बहुत है।
इसके अलावा हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने रजिस्टर में आप इंट्रोडक्शन वाला जो सीरीज है वो आप कंप्लीट करोगे। इंट्रोडक्शन के बाद में दूसरे नंबर का जो टॉपिक है, फर्स्ट नंबर पे आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, दूसरे नंबर पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको चैप्टर तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल।